नहीं? मैं एक कहानी सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल, जस्ट 2 मिनट दर्शक की, जरूर बड़ी एक सुनना विडंबना वाली कहानी है। जी। मैं एक परिवार को ढूंढ रहा था, मुझे एक परिवार से मिलना था, मिलना चाहता था मैं उस परिवार से। और वो जो सैनिक था वो 1971 की लड़ाई में मारा गया था। देखिए कितनी पुरानी बात है। हाँ, तो समहाउ मैं उस परिवार से मिलना चाहता था। तो मैं घूमते घामते उस गांव तक पहुंच गया जिस गांव का वो था, क्योंकि कहीं से मेरे पास इतनी सी जानकारी थी। अब मैं उस गांव में जो भी मुझे इंसान मिल रहा, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपको इनका घर पता है? मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, तो समझो किसी को जानकारी नहीं थी। उन्हीं लोगों में से एक लड़का, कोई 15-16 साल का लड़का भी था, उससे भी मैंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे ये जवान था, ये था, इनका घर वो इसी गांव से था, तुम उनका घर जानते हो? उसने कहा नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कोई परिवार नहीं रहता। खैर थोड़ी देर में मुझे समहाउ उनका घर मिल गया। अब जब मैं उस घर गया, तो जब मैं उस परिवार से, उसके छोटे भाई से मैं तब बात कर रहा था, क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। छोटा भाई था, उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार था। तो वो बड़ा खुश हुआ कि कोई मेरे भाई को ढूंढता हुआ घर आया। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ सब। उन्होंने कोई तो एक बड़ा पुराना सा बक्सा भी खोला, जो शायद उन्होंने कभी खोला ही नहीं था। उसमें समझो कुछ भी नहीं था, अगर मैं एक बात करूँ, पर वो दिखा रहा था। जब ये सब चल रहा था, तो वो जो 15-16 साल का लड़का था, जो मुझे बाहर मिला था, इतने में वो भी घर के अंदर आता है। अब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, तो वो जो उसके छोटे भाई थे जो मुझे बात कर रहे थे, वो कहते हैं ये मेरा बेटा, इससे मिलिए। अब मैंने उसकी तरफ देखा, तो मैंने कहा भाई, मैंने अभी तुमसे कोई आधा घंटा पहले तो मैंने तुमसे भी पूछा था कि ऐसे ऐसे ये एक जवान था, उसका ये घर था, तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो कहता वो क्या हमारे घर से था? कितनी बड़ी विडंबना है। अब बात ये थी, जब वो जवान मारा गया था तब छोटे भाई की शादी भी नहीं हुई थी। छोटे भाई की शादी हुई, ये हुआ, उन्होंने अपने घर में भी कभी बात नहीं की थी। जब तक माता पिता थे तब तक सब कुछ था। सोचो ये 15-16 साल के लड़के को ये भी पता नहीं था कि मेरे ताया जी 1971 की लड़ाई में देश के लिए लड़े हैं और शहीद हुए हैं। अगर मैं उस दिन उनके घर नहीं जाता तो शायद उन्हें पता ही। तो आप बात कर रही हैं कि देश को पता होगा, आप बात कर रही हैं कि सरकार को पता होगा, आप बात कर रही हैं कि समाज को पता होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इन कॉन्वर्सेशन। आज नेशनल यूनिटी डे है। राष्ट्र मना रहा है अपना राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनके एक राष्ट्र के उस सपने को कहीं ना कहीं लेकर के, उस थॉट प्रोसेस को, उस एकता के प्रोसेस को लेकर के कहीं ना कहीं आज फिर जगह जगह पर रैलीज निकाली जा रही हैं। जगह जगह पर सियासी मंच खुल रहे हैं लोगों के लिए, एकता के लिए, एकता के बखान करने के लिए। लेकिन राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारी भारत की भारतीय सेना और उनके परिवारों की आज भी किसी ने बात नहीं की। आज इन कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी एक शख्सियत से करवाना चाहते हैं जो भारतीय सेना के उन सभी शहीदों के परिवारों के साथ उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं और उनके लिए कार्य करते रहते हैं, ताकि उन्हें कभी ये एहसास न हो कि वो परिवार जिसने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो कहीं ना कहीं अकेला है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकास मनहास जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इन कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू मैम। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्या भारत की सरकार, भारतीय सेना जो राष्ट्रीय एकता का एकमात्र प्रतीक है, उनके लिए भरपूर कदम उठा पा रही है? अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना हो तो मैं इसको ऐसे ही कहूँगा, भारत सरकार अपनी तरफ से सेना के लिए बहुत ज़्यादा करती है जी। मैं उसमें कोई डिनाई नहीं करूँगा। जैसे कि आपने मेरे बारे में कहा कि जो शहीद परिवार हैं उनके कहीं ना कहीं मैं संपर्क में रहता हूँ, और जो मेरी जानकारी के अनुसार अगर हम विश्व के अन्य जो मुल्क हैं, अगर हम उनके हिसाब से देखें तो हमारा मुल्क कहीं ना कहीं अपने शहीद परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन मैं साथ में ये भी एक चीज़ कहूँगा, इतना कुछ करने के बावजूद भी कई कमियां हैं, कई गैप्स हैं जो रह जाते हैं। तो वो गैप्स को पूरा करने की कोशिश होती रहनी चाहिए। सरकारें अपने लेवल पे करती रहती हैं, पर उस सरकार के साथ साथ जो एक हमारा समाज है, जो एक हमारी सिविल सोसाइटी है, उसका भी बहुत बड़ा
इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। पर अगर आपके सवाल का जवाब देना है, सरकार अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन फिर भी कुछ गैप्स हैं जिनको भरा जाना चाहिए और जो कि ज़रूरी भी है। इन शहीदों के परिवारों के साथ आप सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये जगजाहिर है कि एक सर्वोच्च बलिदान देने वाला व्यक्ति, उसके पीछे कई लोग और भी छूट जाते हैं, कई कड़ियां उनके परिवार की ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर करती हैं। तो ऐसी कड़ियों को वो जो छोड़ करके गए हैं, क्या समस्याएं उनके जाने के बाद इन परिवारों को देखने को मिलती हैं जिनमें आप उनकी सहायता भी कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो आपकी सबसे अंतिम लाइन थी, हम सहायता कर पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। सबसे बड़ी बात जो एक होती है किसी भी परिवार से, चाहे वो सैनिक हो या एक सिविल परिवार हो, जो सबसे बड़ा जो एक कमी घर में आती ना, वो एक उस आदमी की प्रेजेंस खत्म हो जाती है, जिसकी कोई भी भरपाई, चिराग बुझ गया तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो भरपाई कोई नहीं कर सकता, उसकी हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर उसके साथ जो अन्य प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, जैसे कई परिवारों में, खासकर अगर मैं भारतीय परिवारों की बात करूं, हमारे आज भी गांव में या शहरों में हर घर में नॉर्मली 1 या 2 ही जन कमाने वाले होते हैं, जिस पे पूरा परिवार निर्भर करता है। और जहाँ पे अगर वो एक ही आदमी कमाने वाला था, अगर वो भी चला गया तो परिवार कहीं ना कहीं बिखर जाता है, कहीं ना कहीं बिखर जाता है, जाहिर सी बात है। तो उसमें कुछ तो हमारी सामाजिक बुराइयां भी हैं जो उस वक्त आ जाती हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, अगर एक सोल्जर की अगर एक शादी हो रखी है तो उसके परिवार के अंदर ही 2 परिवार होते हैं। एक उसका जो अपने माता पिता भाई बहन हैं, दूसरा परिवार जो उसका अपनी बीवी और बच्चे हैं। देखा जाए तो दोनों परिवार एक 1 यूनिट है। जैसे अगर हम लीगली बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम जिसे बोलते हैं, बट दुर्भाग्यवश हर परिवारों में वो तालमेल नहीं रहता, परिवार बिखर जाता, जो उन दोनों को जोड़ रही होती है तो वो खो जाती है। तो अधिकतर परिवारों में वहीं पे ही एक द्वंद्व, अगर मैं वर्ड यूज़ करूं, वो शुरू हो जाता है, जिससे उनकी समस्याएं और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं। एक तो ये मैंने आपको बात बताई, एक और मैं टेक्निकल एक एस्पेक्ट आपके सामने रखता हूँ। जैसे हमारी जो फ़ौज की जो कैजुअल्टीज़ भी होती हैं, मैं थोड़े हार्श वर्ड्स यूज़ करूँगा, कैजुअल्टीज़, किल्ड इन एक्शन, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जैसे शहीद या मार्टियर वर्ड कोई शब्द होता ही नहीं है, लेट मी पुट इट कैटेगोरिकली। एक रिस्पेक्टफुल वर्ड दिया गया है, वो भी नहीं है। आप मुझसे ये फिर एक सवाल पूछेगा, मैं उस पर भी आपको जवाब दूंगा। तो जैसे मान लो एक सैनिक की मौत एक लड़ाई में हुई, ड्यूटी पे हुई, तो हम उसे किल्ड इन एक्शन कहेंगे, एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विसेज। तो उसमें आपको बैटल कैजुअलिटी का सर्टिफिकेट मिलता है कि इसकी जो भी इनका हुआ ये बैटल कैजुअलिटी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक सोल्जर की डेथ मान लो हार्ट अटैक से हो गई, स्ट्रेस से हो गई, या दुर्घटना हो गई, गाड़ी गिर गई, या जल के मौत हो गई। और कई बार तो ये भी देखा गया है, क्योंकि सेना अपने परिवारों से इतने दुर्गम क्षेत्रों में रहती है, किसी भी तरह से हो गई, किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल यस तो बड़ी बार ये साबित ही नहीं हो पाता कि ये जो इनकी मृत्यु का कारण है ये वर्क रिलेटेड है या खुद से हो गया। तो वैसे केसेस में फौज क्या करती है, उसे फिजिकल कैजुअलिटी डिक्लेयर करती है। क्या डिक्लेयर करती है? फिजिकल कैजुअलिटी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप सबको मैं समझाने के तरीके से कहूँगा, अगर आज की डेट पे मान लो 2 सोल्जर्स हैं, अगर एक की बैटल कैजुअलिटी है तो उसकी वाइफ को उसकी पूरी सैलरी मिलती जाएगी, उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उसे सैलरी मिलेगी, और तब तक मिलेगी जब तक वो है। ठीक है। जो दूसरी की वाइफ होगी, अगर उसकी फिजिकल कैजुअलिटी है तो उसे पहले 10 साल एनहांस्ड पेंशन मिलेगी। कहने के लिए वर्ड एनहांस्ड है, लेकिन वो सिर्फ 50% ऑफ द सैलरी है। कितनी? 50% ऑफ द सैलरी है, और 10 साल के बाद वो कम होके 30% पे आ जाएगी। जैसे अभी 2 महीने पहले ही मैं एक कर्नल साहब की वाइफ से बात कर रहा था, जिनकी एक हार्ट अटैक से जिनकी डेथ हो गई, आसाम की वो हैं। तो उन्होंने मुझे एक लाइन कही कि विकास, मेरा बेटा अभी 2 साल का है, अभी तो मुझे कर्नल साहब की 50% सैलरी मिलेगी,
जब मेरा बेटा 12 साल का होगा, जब मेरे खर्चे बढ़ेंगे, तब मेरी इनकम 50 से 30% पे आ जाएगी। और वैसी फैमिलीज को स्टेट कंपनसेशन भी नहीं मिलता। तो ये कुछ गैप्स हैं जो आपने। विकास जी, ये कितनी बड़ी बात है कि ये जो आप स्टेट कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, हमने कई बार यहाँ भी देखा है कि कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जिन्हें स्टेट कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। उनके परिवारजन तो चले गए, पीछे जो परिवार रह गया है उनके बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे, कई बारी तो 1-1.5 महीने के बच्चे गोद में लेकर के वीर नारियां आकर के सम्मान देती हैं। सम्मान दे दिया जाता है, लेकिन सम्मान के बाद परिवार को संभालने का जो बीड़ा है वो सरकार पूरी तरह से नहीं उठा पाती। अब इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। एक, जहाँ पे भी फिजिकल कैजुअलिटी है पैन इंडिया, वहाँ पे स्टेट कंपनसेशन नहीं मिलता, वहाँ पे नहीं मिलता। अब हम जैसे जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते हैं, ये हमारी अपनी स्टेट है। हमारे स्टेट के तो कुछ और ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मुझे समझ ही नहीं आती, जिस भी अधिकारी ने बनाए थे उसके दिमाग में क्या था। मान लो अगर हमारा कोई एक सैनिक भारतीय सेना के साथ कार्यरत रहते हुए भारतीय सेना के ही आदेश अनुसार अगर जम्मू एंड कश्मीर में वीर गति को प्राप्त करता है तो उसको तो अधिकार मिल जाएगा। लेकिन अगर वही सैनिक मान लो नक्सलाइट एरिया में कहीं शहीद हो गया, या पंजाब बॉर्डर पे शहीद हो गया, या नॉर्थ ईस्ट में, या श्रीलंका में LTT के अगेंस्ट जब हम लड़े थे वहाँ पे जो मारे गए उन्हें कंपनसेशन नहीं मिलता। और ये बात ये हो सकता है कि जब हम एक स्टेट थे, दी अर्स्टवाइल जे.एंड.के स्टेट जो थी, शायद उस समय ये नॉर्म्स हो। क्या यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी ये नॉर्म्स, ये क्लॉजेस चेंज नहीं हुए? ये अभी तक, मतलब जब तक मैं आपके स्टूडियो के अंदर आया हूँ तब तक तो यही नॉर्म था। पिछले 5 मिनट में कुछ हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं। और मैंने ट्विटर के माध्यम से डॉक्टर साहब को, आपके गवर्नर्स को, अभी तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, मैंने ना जाने कितनी बार ये चीज़ लिखी है। कुछ मेरे पास गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरकारी हैं, मैंने वो ट्वीट किए हैं। बाकी गवर्नर साहब ने उस 6 साल की बच्ची का तो वीडियो देख लिया कि हमें इतना ज़्यादा ना पढ़ाया जाए। लेकिन ये जो समस्या है, और मेरी ट्विटर पे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बट एक रीज़नेबल फॉलोइंग है, लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन मेरा ट्वीट या तो गवर्नर साहब तक नहीं पहुंचा या उनको वो समझ नहीं आया। मैं इतना ही कहूँगा। और मैं भी आपके माध्यम से भी यही कहूँगा, जो सब सुन रहे हैं, कृपया करके गवर्नर साहब को या डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर को ये हाथ जोड़ के विनती कीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने घर के एक मैन इन यूनिफॉर्म को देश की सेवा करते हुए प्राण निछावर किए हैं, और हमने उन्हें कंपनसेशन नहीं दिया हुआ, उन्हें भी दीजिए। तो ये एक बात अगर हम एक आम आदमी की भाषा में आपके साथ ये बात साझा करें तो विकास जी का ये कहना है कि कुछ परिवार सेना से जुड़े हुए, हमारे शहीदों से जुड़े हुए कुछ ऐसे परिवार आज भी जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं, जिन्हें क्योंकि उनके घर से जो चिराग हैं वो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं बुझे हैं, वो बाहर देश के अंदर ही किसी और स्टेट में जाकर के लड़ते हुए उन्होंने प्राण गंवाए हैं। तो उन्हें मेडल्स तो दिए गए हैं, कीर्ति चक्र दिए गए हैं, सेना मेडल्स दिए गए हैं, लेकिन उनके परिवारों को किसी तरह का स्टेट कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। तो इस बारे में कहीं ना कहीं प्रशासन को, और खास तौर पर अब क्योंकि हम केंद्र सरकार के सीधी निगरानी में हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी इस एक पक्ष के ऊपर अपना ध्यान जरूर देना पड़ेगा। विकास जी, वापिस आपके पास उसी सवाल पे आऊंगी, क्योंकि आपने मेरी बात में एक बात और जोड़ी थी कि शहीद जो है, ये शब्द जो है, जो हम कहते हैं, किसी को मार्जियर कहते हैं या किसी को शहीद कहते हैं, तो ये शब्द टेक्निकली करेक्ट नहीं है, ये यूं ही दिया गया शब्द है। यस, ये अगर मैं कहूँ तो मेरी भी पहले जानकारी यही थी, मार्टियर। मैं भी मार्टियर ही लिखता था कि उसने मार्टियरडम शहादत प्राप्त की। फिर किसी ने मुझे एक दिन कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम ये मार्टियर शब्द यूज़ करते हो ये गलत है। तो मैंने भी, जिस तरह आप सोच रही हैं, तो मैंने भी उन्हें सोच के कहा कि मैडम ये तो बड़ा रेस्पेक्टेबल शब्द है, वो मार्टियरडम उसने प्राप्त की है, शहादत प्राप्त की है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम ऐसा करो, तुम डिक्शनरी पे देख लो मार्टियर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आजकल तो खैर गूगल पे आपको उसी वक्त ही देखने को मिल जाता है। तो अगर आप मार्टियर शब्द का मीनिंग डिक्शनरी पे देखें, जो टेक्निकल उसका मीनिंग है, तो उसका अर्थ ये होता है,
एक वो इंसान जो अपने धर्म के लिए जान देता है, ए मैन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर ए रिलीजियस कॉज। लेकिन ये जो हमारा सोल्जर है ये अपने धर्म के लिए जान नहीं देता, वो अपने धर्म से बड़ी अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी जान देता है। लाइन ऑफ ड्यूटी। तो उस महिला ने मुझे ये कहा, तुम इसको मार्टियर करके इसकी शहादत को बड़ा छोटा कर रहे हो, इसकी शहादत को बड़ा, अगर वो हिंदू था तो उसने हिंदूज़ के लिए जान नहीं दी, अगर वो सिख था उसने सिख्स के लिए अपनी जान नहीं दी, अगर वो हिंदू भी था तो उसने JNK के हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के लिए अपनी जान दी। क्योंकि जब एक आतंकवादी, जैसे जम्मू रेलवे स्टेशन पे भी हमारे हमले हुए हैं, जब वो रेलवे स्टेशन पे आके एक आतंकवादी अपनी गोलियों की बौछार या ग्रेनेड शुरू करता है तो सामने खड़ा हर आदमी मारा जाता है, उसमें वो रिलीजन बाइस्ड नहीं होता। और जब भी हमारा सैनिक किसी को बचाने जाता है तो वो पिक एंड चूज़ नहीं करता। तो फिर उसके बाद मैंने उसी महिला को पूछा, अगर हम मार्टियर वर्ड यूज़ ना करें तो फिर हमें क्या यूज़ करना चाहिए? तो उसने मुझे कहा कि टेक्निकली अगर मैं फ़ौज की बात करूं तो फ़ौज एक वर्ड यूज़ करती है, किल्ड इन एक्शन, जो फ़ौज का एक ऑफिशियल वर्ड है, दैट इज़ किल्ड इन एक्शन। समहाउ किल्ड मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा सा मतलब कि हार्श वर्ड है। वी शुड नॉट बी यूजिंग द वर्ड किल्ड विद द सोल्जर। फिर उसी महिला ने थोड़ी और मेरी मदद की, उसने कहा कि तुम अक्सर ये लाइन भी लिखते हो कि द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द शोल्डर रीच्ड होम, जो उसका पार्थिव शरीर था वो घर आया, यानी कि मॉर्टल रिमेन्स। मॉर्टल वो चीज़ होती है जो ख़त्म हो जाती है, हाँ, तो यानी कि अब जो ख़त्म ना हो, इसका उल्टा वो क्या है, इमॉर्टल। इमॉर्टल तो यानी कि जिस दिन एक सोल्जर मारा जाता है, क्या वो उसी दिन खत्म, वो उस दिन उसका शरीर ख़त्म होता है। जैसे अगर मैं तुषार की तरह से इसको बात करूं तो ये 21 फरवरी को जिस दिन तुषार की, ये 20 फरवरी को जिस दिन तुषार की शहादत हुई है, नो डाउट उसका जो वो शरीर था वो मॉर्टल था, वो ख़त्म हो गया, हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बट तुषार एज ए लेजेंड, बट तुषार एज ए आइकन, बट तुषार एज ए पर्सनैलिटी उस दिन इमॉर्टल हो गया। अब आज के 50 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी उधमपुर में जो हम सारे लोग अभी हैं, हम में से कोई नहीं होंगे, लेकिन तुषार हमेशा के लिए उधमपुर में आ गया। तो तब से मैंने ये शब्द यूज़ करना शुरू किया कि जैसे तुषार इमॉर्टलाइज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अमर कर दिया। और मैंने मार्टियर शब्द हटा दिया क्योंकि मैंने टेक्निकल आपको उसका मीनिंग बता दिया, और उसको मैंने इमॉर्टल वर्ड यूज़ करना। तुषार इज़ ए इमॉर्टल, अब वो ख़त्म नहीं होगा, अब उसको कोई मार नहीं सकता। जो शब्द आप बार बार बोल रहे हैं, इमॉर्टलाइज्ड, इमॉर्टलाइज्ड मतलब अमर हो गए, वो उसने अपने आप को अमर कर दिया, हमेशा के लिए हमारे बीच में yes, रहेंगे। वो वैसे भी कहते हैं, निपटकर गोलियों से, मौत से डरता नहीं वो, जख्म गहरा हो जितना भी मगर रोता नहीं वो, खड़ा रहता है डटकर चाहे खतरे हो हजारों, मेरे बच्चों की खातिर माँ से भी मिलता नहीं वो। कभी भी अपनी माँ से सच्चा वादा कर कर नहीं निकलते हैं, ये हमेशा कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा, और कहीं ना कहीं मन के अंदर वो डर होता है, वो झूठ होता है इनके कि क्या पता आ पाऊं या ना आ पाऊं। ऐसी स्थिति में हम आज सरकार के रूप में, एक समाज के रूप में जितना भी कर पा रहे हैं इन लोगों के लिए, उसमें एक कड़ी और जोड़ी जा रही है। शहीदों के नाम पर अब स्कूल बनाए जा रहे हैं, मार्गों के नाम हमारे इन सोल्जर्स के नाम पे बनाए जा रहे हैं, हु आर किल्ड ऑन ड्यूटी व्हाइल परफॉर्मिंग देयर एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन पे जो चले गए, उनके नाम पर जो ये स्कूल कॉलेजेस के नाम रखे जा रहे हैं, रीनेम किया जा रहा है। क्या विकास जी, इस एक कार्य से ही उनकी जो शहादत है, उनका जो ये सुप्रीम सैक्रिफाइस है, ये कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, देखो ये कंप्लीट नहीं होगा। ये वन ऑफ द मैनी थिंग्स हैं जिससे हम उसे याद रख सकते हैं। जैसे पंजाब में और राजस्थान में ये बड़ी पुरानी स्कीम थी, और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे गवर्नर साहब ने और हमारी JNK की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जैसे शायद आपको भी पता चल गया होगा, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स उधमपुर का है, अब वो कैप्टन तुषार महाजन के नाम से होगा। अब समझो आज के बाद से जितनी भी गर्ल्स वहाँ से पास आउट होंगी तो उनके सर्टिफिकेट्स पर अब ये नाम आएगा कैप्टन। जैसे स्कूल का नेम क्या होगा,
जी मैंने अपनी 10वीं 12वीं वट एवर शी हैज़ डन, अब वो कैप्टन तुषार महाजन स्कूल की पास आउट है। जी जी जैसे हम JNU का नाम लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू का लेते हैं, या महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का हम नाम लेते हैं, तो अब कैप्टन तुषार महाजन, जैसे कोई लड़की शायद 5 साल के बाद मुझे मिले और वो बोले कि मैं कैप्टन तुषार महाजन स्कूल से मैंने 10th पास किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक उस फैमिली के लिए भी एक कंसोलिंग सा होता है कि हमारे बेटे का नाम है, हमारे बेटे का वो सब कुछ है। बट जो आपने सवाल पूछा क्या इस पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, नहीं। क्या इस इतना पे ही काफी है? नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। इतना एक बहुत सारे जो हमें उनके लिए काम करने हैं, उनमें से एक ये काम भी है। जी मैं इतना ही कहूँगा। जी, तो कहीं ना कहीं ये भी बात की जा रही है कि इन्हीं लोगों का, ये जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, इनकी कहानियां जो हैं ये किताबों में भी छपेंगी और अब पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी, करिकुलम का हिस्सा होंगी। तो क्या ये करिकुलम का हिस्सा होना, इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम इन परिवारों के साथ एक कदम और आगे जुड़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखो, परिवारों के साथ जुड़ना तो एक अलग बात है, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आज बच्चे हैं जो 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, जब अगर वो शुरू से तुषार की कहानियाँ पढ़ेंगे, सुनेंगे, अगर वो बेशक 9 पैरा SF जैसे सोल्जर तुषार जैसे ना भी बन पाएँ, लेकिन वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो जर्नलिस्ट बने, चाहे वो अपना ही व्यवसाय करें, तो वो चाहेंगे कि हम भी तुषार की तरह कुछ अच्छा देश के लिए करें। हर एक को फौजी बनने की ज़रूरत नहीं होती, और हमें भी इतनी ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लड़ाई सिर्फ फौजी को नहीं लड़नी है। तो हमें एक अच्छा डॉक्टर भी चाहिए, हमें एक अच्छा साइंटिस्ट भी चाहिए। तो वो अगर बच्चे तुषार की कहानियाँ पढ़ेंगे, या हमारे जम्मू से मेजर अजय सिंह जसरोटिया थे, उसकी कहानियाँ पढ़ेंगे, या सुनील कुमार चौधरी जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, उसकी कहानियाँ पढ़ेंगे, या कल ही जो हमारे लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार बिहार से जो शहीद हुए हैं उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, तो कई लोग तो फौजी बन पाएंगे। बट कई लोग जो फ़ौज की वर्दी ना भी पहन पाए, तो वो अपने अपने क्षेत्र में वो भी एक फ़ौजी की तरह अपने अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं, वो भी एक फ़ौजी की तरह अपने देश के प्रति अपना अच्छे से योगदान दे सकते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग Yes. में ये नेशन बिल्डिंग में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती करेंगे। हैं। बिल्कुल। एक बात और जहन में ये आ रही है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर का मोस्ट ऑफ द एरिया जो है बॉर्डर एरिया है, और LOC और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास और ALC के आसपास कई ऐसे घर हैं जो अभी भी रहते हैं, और कई ऐसे घर भी हैं जो आज भी वहीं रहते हैं, और उनके परिवार का कोई सदस्य इसी तरह हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुका है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश का हर एक नागरिक हर उस व्यक्ति के बारे में जानता है जो हमारे देश के लिए आज तक जान दे चुके हैं? क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें ना, तो खाली एक स्क्रॉल चढ़ता है कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतने लोग शहीद हो गए, दीज नंबर ऑफ सोल्जर्स मार्टेड, और ये कोई नहीं जानता कि 20-22 दिन से जो वहाँ चल रहे हैं हालात, उसमें जैसे अभी लेटेस्ट हमने 9 लोग अपने खो दिए, 9 जवान अपने खो दिए, और ये 9 जवान तो हमें याद रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत कहीं और दी, जैसे आप कह रहे थे कि कहीं किसी और जगह पे किसी नक्सल एरिया में दे दी। क्या हर एक ऐसे शहीद का, हर एक ऐसे सोल्जर का नाम हमारे बुक्स में, सामाजिक बुक्स में है? हाँ, ये एक अगर मैं एक बात कहूँ तो ये आप सिविल सोसाइटी तो छोड़ दीजिए, शायद फौज के पास भी रिकॉर्ड नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे परिवार भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे भी सदस्य चले गए हैं, लेकिन हमारा तो कहीं नाम ही नहीं। मैं एक कहानी सुनाऊँ आपको? जी बिल्कुल, जस्ट 2 मिनट की, बड़ी एक विडम्बना वाली कहानी है। जी। मैं एक परिवार को ढूंढ रहा था, मुझे एक परिवार से मिलना था, मिलना चाहता था मैं उस परिवार से, और वो जो सैनिक था वो 1971 की लड़ाई में मारा गया था। देखिए कितनी पुरानी बात है। हाँ, तो समहाउ मैं उस परिवार से मिलना चाहता था, तो मैं घूमते घामते उस गांव तक पहुंच गया जिस गांव का वो था, क्योंकि कहीं से मेरे पास इतनी सी जानकारी थी। अब मैं उस गांव में जो भी मुझे इंसान मिल रहा, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपको इनका घर पता है? मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, तो समझो किसी को जानकारी नहीं थी। उन्हीं लोगों में से एक लड़का, कोई 15-16 साल का लड़का भी था, उससे भी मैंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे ये जवान था, ये था, इनका घर वो इसी गांव से था, तुम उनका घर जानते हो? उसने कहा नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कोई परिवार नहीं रहता। खैर थोड़ी देर में मुझे संभव उनका घर मिल गया, उनका घर
मिल गया। अब जब मैं उस घर गया तो जब मैं उस परिवार उसके छोटे भाई से मैं तब बात कर रहा था, क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। छोटा भाई था, उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार था। तो वो बड़ा खुश हुआ कि कोई मेरे भाई को ढूंढता हुआ घर आया। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ सब। उन्होंने कोई तो एक बड़ा पुराना सा बक्सा भी खोला जो शायद उन्होंने कभी खोला ही नहीं था। उसमें समझो कुछ भी नहीं था, अगर मैं एक बात करूं, पर वो दिखा रहा था। जब ये सब चल रहा था तो वो जो 15-16 साल का लड़का था जो मुझे बाहर मिला था, इतने में वो भी घर के अंदर आता है। अब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो जो उसके छोटे भाई थे जो मुझे बात कर रहे थे, वो कहते हैं ये मेरा बेटा, इससे मिलिए। अब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने कहा भाई, मैंने अभी तुमसे कोई आधा घंटा पहले तो मैंने तुमसे भी पूछा था कि ऐसे ऐसे ये एक जवान था, उसका ये घर था, तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो कहता वो क्या हमारे घर से था। कितनी बड़ी विडंबना है हमारी। अब बात ये थी, जब वो जवान मारा गया था तब छोटे भाई की शादी भी नहीं हुई थी। छोटे भाई की शादी हुई, ये हुआ, उन्होंने अपने घर में भी कभी बात नहीं की थी। जब तक माता पिता थे तब तक सब कुछ था। सोचो ये 15-16 साल के लड़के को ये भी पता नहीं था कि मेरे ताया जी 1971 की लड़ाई में देश के लिए लड़े हैं और शहीद हुए हैं। अगर मैं उस दिन उनके घर नहीं जाता तो शायद उन्हें पता ही। तो आप बात कर रही हैं कि देश को पता होगा, आप बात कर रही हैं कि सरकार को पता होगा, आप बात कर रही हैं कि समाज को पता होगा। तो कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंटेशन की भी कमी है। कहीं ना कहीं सोशल लेवल पर और एक फैमिली लेवल पर भी हम लोग कोताही कर जाते हैं कभी ना कभी, कि हम अपने ही परिवार के ऐसे सदस्य की बखान करने की जगह हम उन्हें कहीं ना कहीं भुला देते हैं, धुंधला कर देते हैं उनकी यादों को। विकास जी, आखिर में आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी और एक एडवाइस, एक सजेशन भी आपकी ओर से चाहूंगी। इस तरह के परिवारों के लिए एज अ सोसाइटी, समाज के लोगों की हैसियत से हम लोगों की, आम इंसान की क्या जिम्मेदारी बनती है? ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने मुझे पूछा। ये मुझे अक्सर पूछा जाता है। देखिए, अक्सर हम सरकारों की तरफ देखते रहते हैं कि सरकार करेगी, प्रशासन करेगा। कहीं ना कहीं एज अ सिटीजन, इफ वी आर हैविंग राइट्स, वी आर हैविंग अवर ड्यूटीज एज वेल। हम वो ड्यूटीज शायद कहीं भूल जाते हैं। देखो, सरकार और प्रशासन अपने थॉट प्रोसेस अनुसार, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत कुछ करता है। नो डाउट कुछ कमियां हैं, कुछ गैप्स हैं जिनको फिल करना चाहिए, जो हमने पहले भी बात की। अब मैं एक समाज की तरह के एक बात करता हूँ, तो मैं हर कोई इंसान जो इसके ऊपर ऐसा कुछ करना चाहे उसको मैं कहूँगा अपने घर से सबसे पास वाला घर ढूंढ ले, जो उसके घर से सबसे पास वाला है। डोंट गो फॉर बिग नेम्स, डोंट गो फॉर गैलेंट्री अवार्ड्स, डोंट गो फॉर लाइमलाइट। छोटे से सिपाही से शुरू। जो आपके घर के सबसे पास है ना, वही सबसे बड़ा सोल्जर है आपके लिए। बिल्कुल। वही जो आपके घर से सबसे पास है। फिर उस परिवार से मिलना शुरू कर दो, आना जाना शुरू कर दो। 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, 5 बार जाओगे, उसके बाद वो परिवार आपके साथ थोड़ा ओपन अप होना शुरू होगा। फिर जब आप 5 बार किसी के घर जाओगे, आपको उस घर की कई चीज़ें भी पता चलेंगी। फिर आप उस घर की ज़रूरतें समझना शुरू करोगे, क्योंकि हर घर की अपनी ज़रूरत है। फिर जब आपको घर की ज़रूरत पता चली, जब वो परिवार भी आपके साथ थोड़ा ओपन होना शुरू हो गया, फिर आप अपनी क्षमता, समय अनुसार देखिए कि आप क्या कर सकते हो, फिर वो करना शुरू कीजिए। आप दूर मत जाइए, ज़्यादा बड़े परिवार के पास मत जाइए, आपके घर से सबसे पास वाले परिवार के पास जाइए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनका एक अपना घर जैसा उनके साथ बनिए। फिर आपको उनकी ज़रूरत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। फिर उसको आप अपनी क्षमता के अनुसार, मैं फिर कहूँगा, जितना भी हो सके उस गैप को आप भरने की कोशिश कीजिए। विकास जी, एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ हम अपनी इस आज की इन कॉन्वर्सेशन को समाप्त कर रहे हैं कि ऐसे परिवारों के लिए सबसे बड़ी बात मुझे पर्सनली ये लगती है कि जैसे आपने कहा ना, उनके साथ वक्त बिताइए। वो समय और वो बात शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसा विकास जी ने कहा, उस एक परिवार में भी वो कड़ी टूट गई है, तो कहीं ना कहीं वो एक छत के अंदर ही 2 परिवार हो गए हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो उस परिवार का ब्रिज बन जाइए। वो कड़ी जो कहीं खो गई है, वो कड़ी बनने की कोशिश करते हुए शायद हम कामयाब ना हो, लेकिन उनको अपना वक्त देते हुए हम कामयाब जरूर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों को, उन वॉरियर्स को, मैं कहूँगी उन सोल्जर्स को जो ढाल बनकर हमारे लिए खड़े रहते हैं, ताकि हम करवा चौथ पर अपने पति
की शक्ल देख सकें, उनकी आरती उतार सकें, जबकि वो खुद सरहद पर खड़े होते हैं और उनकी पत्नियां उनकी फोटो को देख करके चांद के साथ अपना व्रत खोलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस एक भाव के लिए हमारा एक भाव यही बनता है कि हम ऐसे परिवारों के साथ थोड़ा सा वक्त ज़रूर बिताएं। और जैसा विकास जी ने कहा कि अपनी क्षमता अनुसार अपने घर से सबसे नज़दीक में ढूंढिए ऐसा कौन सा परिवार है जहां कोई वॉरियर रहा हो, जिसकी आप सहायता कर सकते हैं, जिसके घर की एक छोटी सी कड़ी आप बन सकते हैं। इन कॉन्वर्सेशन में आने के लिए विकास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। इन कॉन्वर्सेशन में हम आपके साथ इसी तरह शख्सियात की मुलाकात कराते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे इसी तरह की कहानियाँ जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हैं, हमसे जुड़ी हैं, समाज से जुड़ी हैं और हमारे देश से जुड़ी हुई हैं। तब तक के लिए दिस इज बिंदिया टिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।